हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा आप हेल्दी होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स, और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग। तो बच्चों, आज जो है हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर भी लिखा था कि सर फ्रिक्शन करवा दीजिए, तो उन बच्चों का भी ध्यान रखते हुए। और वैसे भी मैंने देखा है कि फ्रिक्शन के बारे में जनरली जनता को बहुत ही ज़्यादा पता होता है, और जितना पता होता है वो गलत पता होता है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो के अंदर कुछ तो वो जो डैमेज हमारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा कर चुका है उसको मैं प्रिवेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी मैं तुम्हें नए फंडे भी सिखाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना बच्चों मेरा फर्ज है, मेहनत करना तुम्हारा फर्ज है। तो हम दोनों मिलकर के कुछ ऐसी बात करते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए बच्चों, आज का चैप्टर है फ्रिक्शन, मतलब क्या है और उसके कारण क्या है, रीजंस क्या है, वो क्यों जनरेट होता है। तो बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए ये व्यक्ति टूवर्ड्स राइट जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगती है। और मैंने ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये व्यक्ति टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो बताइए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स किस तरह लगेगी। और मोस्टली मुझे आंसर मिला है कि सर देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि हमें सर डेफिनेशन सिखाई गई कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। अब इसका मोशन किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट, और फ्रिक्शन लगेगी किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दैट इज द आंसर। और इनफैक्ट जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी शायद यही सोच रहे होंगे कि हाँ यार, ये आदमी राइट जा रहा है और फ्रिक्शन लेफ्ट लगनी चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। तो बच्चों ये गलत है। ये व्यक्ति भी थोड़ा सा उदास हो जाएगा कि ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूं। अगर ये व्यक्ति टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगी बच्चों, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगी। किस तरह लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन पे देखते हैं। इट इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट। अब यार ये इसके पांव पे ध्यान दीजिए, इसके पांव वाले एरिया पे ध्यान दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, ये अपना पांव लेके आ रहा है, ये ग्राउंड है, ये पांव लेके आ रहा है और इसके ऊपर अपना पैर रख रहा है, और ये ऐसे इसका पांव जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो पीछे की तरफ जा रहा है। नो डाउट फ्रिक्शन मोशन को अपोज करती है, पर कौन से मोशन को, रिलेटिव मोशन को। कहां पे फोकस करना है, जहां पे दो सरफेसेस का कांटेक्ट हो। आप पूरा व्यक्ति देखते हो, आपकी दिक्कत पता क्या, आपकी गलती क्या, आप उसको देखते हो, नहीं इसको नहीं देखना है। कहां पे देखना है, इसके पैरों पे फोकस करना है, क्योंकि अरे भाई ये आदमी थोड़ी जमीन के साथ कांटेक्ट में, इसके पांव कांटेक्ट में, और इसके पांव देखिए धीरे धीरे किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे। ग्राउंड कहां पे, देखिए ग्राउंड रेस्ट पे, पांव जाने की कोशिश कर रहे हैं पीछे। आप खुद देखिए, आप ऐसे पैर रखते हो तो किस तरफ जाता है आपका पैर, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, यस आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वॉकिंग। अगर हम चलते हैं बच्चों तो उस टाइम पे फ्रिक्शन हमारी डायरेक्शन में लगती है। इनफैक्ट फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग, आपको ये पता होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस है। आप आइस पे कभी भी नहीं चल सकते, आइस पे आप स्केटिंग करते हो, राइट, क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर पता क्या है, हम लोगों का है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें एग्जाम्पल्स ही ऐसे दे करके बड़ा किया है। हम लोगों ने तुम्हें हमेशा बताया कि जो फ्रिक्शन है वो एक ईवल है। ठीक है, आपको ये एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो भाई मैं यहां पे तो स्लाइड नहीं कर सकता, देखो यहां पे आइस पे मैं स्केटिंग कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज्यादा है, आइस पे फ्रिक्शन कम है, तो देखो कितनी बढ़िया स्केटिंग की होगी। अब हर बंदे का मन करता है कि हाँ यार मैं स्केटिंग करूं, तो ग्राउंड कितना बुरा हो गया, मुझे स्केटिंग नहीं करने दे रहा। इवल इमेज क्रिएट कर दी तुम्हारे दिमाग में कि हाँ यार फ्रिक्शन तो बुरा है। फिर और एग्जाम्पल देखिए, भाई मुझे बड़ी दिक्कत होती है अगर मैं किसी चीज को पुश करना चाहता हूं, जब मूव करना चाहता हूं घर के अंदर, बहुत सारी चीजें मम्मी कहते हैं कभी कुर्सी को हिला दे, कभी ये हिला दे, कभी वो हिला दे। तो उस टाइम पे ये जो फ्रिक्शन है ना, ये मुझे बड़ा तंग करती है। एक तो मैं वैसी नन्ही सी जान हूं, और ऊपर से मुझे इतनी हैवी हैवी चीजें उठाने के लिए बोल दिया जाता है, तो दिक्कत तो होगी। तो भाई यहां पे भी फ्रिक्शन से हमारी दुश्मनी होगी यार, क्या फ्रिक्शन तो बहुत बुरा है।
तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना हम ये सोच करके बैठ जाते हैं यार फ्रिक्शन हमेशा ना जो काम करेगा गलत ही करेगा, मतलब वो हमारे मोशन को भी अपोज करता है, वो हमें चीज़ों को हिलाने भी नहीं देता है, वो हमें आइस स्केटिंग भी नहीं करने देता है। तो ये जो इमेज है बच्चों, तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हम इस इमेज को अपने दिमाग से चेंज करें, क्योंकि अगर ये इमेज चेंज नहीं होगी तो हम फ्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो फ्रिक्शन वैसे ही एक रिलेटिव की तरह बन जाएगा जो हमारे घर पे आता है बिना बुलाए, और फिर हम उसको देख कैसे कहते हैं यार इसके लिए तो उसको हाथ भी नहीं धोने आते, यार ये मेरी चीज़ों को छेड़ रहा है, यार ये मुझसे पूछ रहा है तेरा रिजल्ट कब आएगा, राइट। तो फ्रिक्शन को हम वैसा रिलेटिव नहीं बनाना है, फ्रिक्शन को हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से भी जानते हैं। तो बच्चों फ्रिक्शन के यूजेस क्या है अगर मैं देखूं, फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग, यस फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है। पहली एग्जांपल बताई, फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन राइटिंग, यस बच्चों लिखने में भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे, वो जो इंक है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। ड्यू टू फ्रिक्शन वो जो इंक है वो आपके पेपर के ऊपर आती है, ठीक है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन होल्डिंग, मैंने कोई भी चीज होल्ड की हुई है उसके अंदर किसका रोल है, फ्रिक्शन का। अब सोच करके देखो, तुम ना अपने हाथों पे मस्टर्ड ऑयल लगाओ, सरसों का तेल, और फिर उसको लगा करके कोई चीज उठाने की कोशिश करो, वो स्लिप कर जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हम चीजों को क्या कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा, शायद नहीं भी सुना हो जाएगा होगा, तो विस्कोसिटी। आपने मे और मे नॉट बी, आपने शब्द सुना होगा नहीं सुना होगा उसके ऊपर हम नहीं जाते। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? अब चिकनाहट मत बोलना। जब आप देखोगे कि जो हनी है वो धीरे चलता है और जो पानी है उसके कंपेरेटिवली रिलेटिवली तेजी से चलता है, तो मैं से कह दूं कि हनी इज मोर विस्कस देन व्हाट, वाटर। तो विस्कस फोर्सेस होती क्या बच्चों? इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो जब भी बच्चों इंटरनल फोर्सेस लगती है वहां पे क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। अब हमारे पास दिल है, उस दिल का काम क्या है? हार्ट, उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। अब उस ब्लड के अंदर कुछ तो विस्कोसिटी होगी, वो विस्कोसिटी के कारण वहां पे क्या आती है? देखिए रेजिस्टिव फोर्सेस आती हैं। उन रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण हमारी बॉडी में क्या जनरेट होती है? हीट, और वो हमारी बॉडी को क्या रखती है? गर्म रखती है। तो इसलिए भगवान ना करे जब भी कोई मरता है तो सबसे पहले उसकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ती है, और उसके बाद राइट। तो मतलब अभी अभी हम अब देख सकते हो हम हमारी बॉडी गर्म है पर उस व्यक्ति की बॉडी तुरंत ठंडी पड़ जाएगी। रीजन बीइंग हार्ट ने जो ब्लड है वो पंप करना बंद कर दिया, और अगर ब्लड चलना बंद हो गया तो यार हीट प्रोड्यूस होना बंद हो गई, तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो गई तो बॉडी ठंडी पड़ गई। तो आप देख सकते हो कितना जरूरी है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन की हम इमेज चेंज करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, दिस इज आवर टास्क। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं व्हाट इज फ्रिक्शन। तो जैसे कि आपको बताया कि इट इज अ फोर्स, ओके, इट इज अ फोर्स दैट अपोजेस, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस दैट आर इन कांटेक्ट। बस क्या क्या शब्द आपने याद रखने? रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन पे आपने फोकस करना है। अपोज आपने देखना है कि अपोज करती है ये रिलेटिव मोशन को, और रिलेटिव मोशन किसके बीच में? ऐसी नहीं कि नीचे चिड़िया जा रही है वो कहीं दूर कौवा जा रहा है, नहीं, जो सर्फेसिस कांटेक्ट के अंदर है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बिटवीन द सर्फेसिस दैट आर इन कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चों फ्रिक्शन फोर्स आती क्यों है? कुछ कन्वेंशनल तरीके दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। ये बड़े कन्वेंशनल तरीके हैं, यानी कि क्लासिकल, क्लासिकल मतलब जो पुराने, राइट। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन से, एक तो इंटरलॉकिंग और दूसरा कोल्ड वेल्डिंग, और आप अपनी बुक्स के अंदर भी देखते होंगे तो यही तरीके दिए हुए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको वो समझाता हूं, फिर मैं आपको उसके बाद एक मैथमेटिकल तरीका समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज बच्चा पार्टी इंटरलॉकिंग। नाउ व्हाट इज इंटरलॉकिंग? अब यार जैसे कि आप देख सकते हो किसी भी सरफेस के बीच में रफ, स्पेशली बात करूंगा मैं रफ, ठीक है। फ्रिक्शन कब आती है? जब सरफेस रफ होता है, स्मूथ पे फ्रिक्शन नहीं आती है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्मूथ पे फ्रिक्शन नहीं आती है। किस पे आती है? सिर्फ और सिर्फ रफ पे। रफ पे क्यों आती है? रफ पे बच्चों यहां पे ना इरेगुलरिटीज होती हैं। किनके बीच में? सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज होती हैं, जिनके कारण वो दोनों सरफेसेस ऐसे आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक, या फिर आपस में से अटक जाते हैं। अरे जैसे वो लीगो की गेम्स वाली वो ब्लॉक्स वाली गेम आती है ना, वो जिसके अंदर तुम
वो ब्लॉक्स को लगा कर कभी हेलीकॉप्टर बनाते हो, कभी ट्रक बनाते हो, ठीक है। तो वैसे टाइप वो अगर तुम बिल्कुल ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो जो सर्फेसेस रफ होते हैं और वो कांटेक्ट में आने वाले होते हैं, तो वहां पे इरेगुलरिटीज, वो लीगो टाइप इमेजिन करो, ऐसे होते हैं, तो वो आपस में क्या कर जाती हैं, यहाँ पे से अटक जाती हैं। अब उनके अटकने के कारण, ठीक है, क्या आती है, वहां पे फ्रिक्शन आती है, एंड द इंटरलॉकिंग बिटवीन दीज इरेगुलरिटीज गिव राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। और स्मूथ सरफेस पे बच्चों ऐसी कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं होती है, या फिर उनका लेवल कम हो जाता है। अब मैं मान लो, सोच करके देखो, वो जो लीगो के ब्लॉक्स हैं उनको तुम ना घिस दो, ऐसे सैंड पेपर लेकर के घिस दो, पूरा अच्छी तरह से घिस दो, उनको प्लेन कर दो, और फिर तुम चिपका के दिखाओ, इरेगुलरिटीज खत्म, चिपकना खत्म। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के कारण क्या आती है, फ्रिक्शन आती है। कैसे आती है, मान लीजिए यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स इंटरलॉक कर चुके हैं, मान लीजिए आप ऊपर वाले हाथ को मूव करना चाहते हो जिसपे ये ग्लव डला हुआ है, ठीक है, तो यार आप रियलाइज करोगे कि यस यहां पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग, और आपको चलाने के लिए इस इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि बस वही फोर्स, वो जो दोस्ती बन गई है जय वीरू वाली, ठीक है, वो तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, अप्लाइड फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, एंड दिस इज द रीजन कि फ्रिक्शन आती है। सेकेंड रीजन इज कोल्ड वेल्डिंग। नाउ व्हाट इज कोल्ड वेल्डिंग? अब आप सोच करके देखो, तुम नहाने गए, ठीक है, तुम नहाने गए, तुम अभी बकेट में पानी भर रहे हो, थोड़ा सा फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ था, तुमने अपनी चप्पल उतारी और अपना पाँव ऐसे एक टांग पे खड़े होकर के ऐसे ऐसे उसके ऊपर प्रेस करने की कोशिश की। अब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा जो पाँव होता है वहां पे चिपक जाता है। अब तुम उसको जब हिलाने की कोशिश करते हो ना, कुछ फोर्स तुम्हें लगानी पड़ती है, तो वो जो ऐसे तुम्हारा पाँव वहां पे चिपक गया, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। ओके, वेल्डिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर। आपने वेल्डिंग देखी होगी जहां पे वो बाहर मैकेनिक साहब क्या करते हैं, से वो आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं। आर्क मतलब वहां पे आग निकल रही होती है और फिर वेल्डिंग हो रही होती है, तो वो तो बड़ी खतरनाक चीज है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कोल्ड मतलब ठंडी, वो हॉट हो गई, उसमें हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक है। ये कोल्ड, इसमें कोई आग वाग नहीं निकलती है, ये ठंडा है। और एग्जाम्पल, मान लीजिए एक चूहा रोड क्रॉस कर रहा था, एकदम से उसके ऊपर से ट्रक निकल गया, ओ माय गॉड, ठीक है, ट्रक निकल गया, तो वो चूहा क्या हो गया भैया, वो हो गया कोल्ड वेल्ड। किसके साथ? उस धरती के साथ कोल्ड वेल्ड हो गया, राइट। तो ऐसे ही जब आप दो सर्फेसिस को आपस में कांटेक्ट में रखते हो, तो वहां पे उनका वेट होता है ना खुद का, एक उस वेट के कारण वहां पे प्रेशर जनरेट होता है, और वो दो पॉइंट्स आपस में क्या कर जाते हैं, कोल्ड वेल्ड कर जाते हैं। सो बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू हाई प्रेशर इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। देख सकते हो जहां पे व्हेन टू सर्फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ओनली अ फ्यू पॉइंट्स टच ईच अदर। मान लीजिए यहां पे दो पॉइंट ही आपस में टच कर रहे हैं, और हाई प्रेशर के कारण यहां पे क्या हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी चीज को बच्चा पार्टी क्या बोला जाता है, कोल्ड वेल्डिंग। अब यार दो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर पड़े हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आते रहेंगे, और वहां पे भी क्या हो जाएगी, कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी। और उस कोल्ड वेल्डिंग को हटाने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। तो उसी कोल्ड वेल्डिंग को भी किसका नाम दिया जाता है, फ्रिक्शन का नाम दे दिया जाता है। ये तो बच्चों कन्वेंशनल तरीके आपके दिमाग में चीजों को बिठाने के लिए। चलिए थोड़ा सा अब मैं आपको मैथमेटिकल तरीका समझाने की कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल करके आपको जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी ये चीज आपको वापस से हॉन्ट करने आएगी, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सेम रीजन वहां पे भी वैलिड होने वाला है। एक तो होता है हमारे पास बच्चा पार्टी स्मूथ सरफेस। देखिए ये स्मूथ सरफेस है। अब यार स्मूथ सरफेस पे जितने भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं वो सभी ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं। देखिए परपेंडिकुलर, जितने भी नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूं वो सभी ऐसे ऊपर की तरफ आते हैं। इसको मैं कहता हूं N1, N2, N3, N4, N5, सभी यहां पे परपेंडिकुलर जैसे ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं रफ सरफेस। मान लीजिए ये देखिए ये रफ सरफेस आ गया, कुछ भी, ये रफ सरफेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए N1 इस तरफ गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, देखिए N2 इस तरफ गया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पे N3 इस तरफ गया, और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ देखिए N4 इस तरफ आया। तो पहली बात, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में अंतर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उम्मीद करूंगा लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जहां पे मैंने कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था। नहीं देखी तो यार इसको देखने के बाद वो वीडियो भी रेफर कर लीजिएगा।
अब यार स्मूथ सरफेस पे जितने भी नॉर्मल हैं वो सभी क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, पहला डिफरेंस नोट कीजिए। पर यहां पे रफ सरफेस पे जितने भी नॉर्मल्स हैं वो क्या है, अनपैरेलल, मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, किसी की भी आपस में बनती नहीं है। अब यार सोच करके देखो, अगर मैं इसके कंपोनेंट थोड़े से देखूं, कंपोनेंट रिजॉल्विंग अगेन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको मैं वेक्टर की भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा जहां पे मैं कंपोनेंट रिजॉल्विंग भी पढ़ाऊंगा, तो चिंता मत कीजिए। तो अगर n1 को मैं रिजॉल्व करूंगा यहां पे, तो एक तो कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, इसको मैं कह देता हूं nv1, और एक कंपोनेंट मैं कह देता हूं हॉरिजॉन्टल, दैट इज nh1। सिमिलरली अगर मैं n2 की बात करता हूं तो एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, दैट इज nv2, और एक कंपोनेंट देखिए हॉरिजॉन्टल आएगा, दैट इज nh2। n3 की बात करता हूं, सिमिलरली यहां पे भी एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, दैट इज nv3, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, दैट इज nh3। सिमिलरली n4 पे भी एक कंपोनेंट वर्टिकल, दैट इज nv4, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, दैट इज nh4। तो बच्चों जितने भी, अच्छा ये तो वर्टिकल कंपोनेंट, जो ऊपर की तरफ वाले कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं किसको, वेट को। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखोगे, उसके वेट को बैलेंस करने का जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किनकी है, वर्टिकल कंपोनेंट्स की। पर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चा पार्टी, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यही क्या है, यही रीजन है, दीज कंपोनेंट्स आर द रीजन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। और देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये स्मूथ सरफेस के अंदर क्या है, एब्सेंट है। अगर ये स्मूथ सरफेस के अंदर एब्सेंट है तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगी, और जहां पे भी ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे यानी कि वो रफ सरफेस ही होगा, तो रफ सरफेस के अंदर यहां पे क्या आएगी, फ्रिक्शन फोर्स आएगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांटेक्ट फोर्स। जितने ज्यादा ऐसे कंपोनेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा वहां पे क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स होगी, उतनी ज्यादा कांटेक्ट फोर्स होगी, उतनी ज्यादा क्या आएगी, फ्रिक्शन फोर्स आएगी। ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, के भैया फ्रिक्शन कितने प्रकार की है। अब यार फ्रिक्शन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द अनदर वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी, फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, और काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है और ये हाथ के ऊपर रखा हुआ है। अभी ये ब्लॉक और ये हाथ दोनों रेस्ट पे, किसी की भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। एट प्रेजेंट देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस हैंड एज वेल एज ब्लॉक। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, देखिए अब मैं मूव कर रहा हूं, अभी भी हाथ और देखिए ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखाई दे रहे होंगे। हाथ नो डाउट चल रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर बच्चों यहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती, तो ये कभी भी एक साथ नहीं चल पाते। पर क्योंकि एक दूसरे के साथ रेस्ट में है, तो अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये एक साथ क्यों चल रहे हैं, इमेजिन करो कि इनके बीच में वो लीगो ब्लॉक्स वाले बॉन्ड बने हुए हैं, एक दूसरे को इन्होंने पकड़ रखा है। अब जैसे मैं यहां पे मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करके इसको मूव करना शुरू करता हूं, देखिए अब नीचे वाला हाथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक। अभी भी यहां पे आप कोई भी चीज ऐसे रख करके मूव करके देखिए, आपके हाथ को कुछ फील होगा। अब ये जो फ्रिक्शन लग रही है, क्योंकि अब दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेटिव मोशन आना शुरू हो गया, तो अब जो फ्रिक्शन लग रही है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव और काइनेटिक फ्रिक्शन। और इनिशियली जब आप इसको दोनों को ऐसे रख करके इजीली मूव कर रहे थे, तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगी दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, ये बॉक्स कभी भी इसके साथ नहीं चलता, ये फॉर श्योर था। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का अंतर समझ आया होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है दैट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मैंने आपको बताया है कि वो हमेशा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की होगी। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो टेंडेंसी होगी दैट इज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब यार इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर वो रिलेटिव मोशन को नहीं रोकेगी, पर उसकी टेंडेंसी को रोकेगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई पुलिस का क्या काम है, एक तो पुलिस का काम है भाई कि
क्रिमिनल्स को पकड़ना जो क्राइम करते हैं। भाई दूसरा काम पुलिस का वो जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करना भी तो है, उसके पहले का एक्शन भी तो है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पुलिस क्राइम करने के बाद ही एक्टिव होगी। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सेंस के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पुलिस का काम क्या है कि भाई वो क्राइम को रोके भी और उसके बाद क्रिमिनल को पकड़े भी। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आफ्टर इफेक्ट ऑफ पुलिस टाइप है, ठीक है, कि भाई क्रिमिनल को पकड़ने वाला। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है दैट इज बिफोर क्राइम, ठीक है, कि भाई उसको रोकना भी है। तो जब भी रिलेटिव मोशन को रोकना है या होने से रोकना है, टेंडेंसी होने से रोकना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आती है। और जब वो चल रहा होता है, जब क्राइम हो चुका होता है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आती है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे करके आप दिमाग में इस चीज को फिट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चा पार्टी मैंने आपको बता दिया है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स पे डिपेंड करेगी, एन के ऊपर डिपेंड करेगी, हमने रीजन के अंदर देखा था। अब यहां पे हमने देखा कि दो प्रकार की फ्रिक्शन होती है, एक काइनेटिक एक स्टैटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बच्चों वैल्यू आती है एफ के, उसको डिनोट किया जाता है एफ के से, इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज म्यू, एम आई यू, म्यू, ओके। ये के मतलब ये पांव के अंदर है, के डिनोट्स फॉर दैट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये है क्या, म्यू के क्या है? अगर हम देखेंगे यहां पे व्हाट इज म्यू के, म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, पहली बात स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करती है। कैसे वेरी करती है वो एक एग्जांपल की हेल्प से हम जानेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे लिखा जाता है बच्चों? F is equal to mu s into n. Now what is mu s? Mu s is the coefficient of static friction. बस mu k क्या है? Coefficient of kinetic friction. mu s क्या है? Coefficient of static friction. अब यार इस वैल्यू को, ये जो मैंने लिखा है कि F is equal to mu s into n, इसको कहते हैं FL. What is FL? That is limiting value. Limiting value और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। अब ये जो Fs है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन दिस लिमिटिंग वैल्यू। कहने का मतलब, तुम आम का पेड़ लगाना चाहते हो, ठीक है, तुमने सबसे पहले उसका सीड लगाया, ठीक है। तो अब यार तुम बोलोगे तो उसको भी आम का पेड़ का सीड ही बोलोगे ना, कि वो जो सीड किसका है? आम के पेड़ का। फिर वो सेपलिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, तुम क्या बोलोगे कि भाई ये जो सेपलिंग है ये भी किसका है? आम के पेड़ का। और फाइनली जब वो पेड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो अगेन दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, कि भाई यहां तक ही वो पेड़ बढ़ सकता था, राइट। तो सिमिलरली इज द केस विद द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता रहता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? म्यू एस इंटू एन तक जा सकती है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है पर कभी भी म्यू एस इंटू एन से ज्यादा नहीं होगा। अब जो आम का पेड़ है वो पेड़ आम का ही रहेगा, जामुन का नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्यों है, क्या है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, आगे चल करके मैं एक बहुत अच्छी और प्यारी सी एग्जांपल करवाऊंगा, उसके अंदर हम सब चीज को कवर कर देंगे। तो उम्मीद करूंगा फॉर द टाइम बिंग आपको समझ आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू के इनटू एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और in fact limiting value that is going to be mu s into n, where mu is the coefficient of friction and n is the what? N is the कांटेक्ट फोर्स। और एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है आपने कि म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम होगी। म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम होगी और इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। अब यार ये म्यू का फैक्टर क्यों आया है जिंदगी में, सोच करके देखो। मान लीजिए आप नहाने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप वॉशरूम में जा रहे हो, या फिर एक फ्लोर है ऐसा जिसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर बहुत सारा पानी बिखरा हुआ है। अब एक तो आप एडिडास के ऐसे नए शूज, एडिडास के जिसके अंदर तगड़ी ग्रिप है, वो 10-11 हज़ार के रुपए लगा करके तुम एडिडास के शूज लेके आए, और एक तुमने घिसी हुई चप्पल जिसके अंदर वो अंगूठा चप्पल के बीच में धरती पे टच करता है वैसी चप्पल, ठीक है। अब दोनों डाल करके तुम निकल रहे हो गीले फ्लोर से, तो किसके ऊपर तुम्हारी गिरने की टेंडेंसी है? ऑफ कोर्स सर, घिसी हुई चप्पल में। अब तुम घिसी हुई चप्पल जब डाल के जाओगे तुम्हारी गिरने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जब तुम एडिडास के शूज़ वो प्यारे वाले मतलब ग्रिप वाले डाल के जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हारे गिरने की टेंडेंसी कम है। क्यों? फ्लोर वही है, पानी वही है, चप्पल और एडिडास के शूज़ का फ़र्क है। तो मतलब ये जो दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो कैसे सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके ऊपर भी फ्रिक्शन बहुत डिपेंड करता है। तो उसी फैक्टर को
उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैग्नीट्यूड के अंदर भी इस चीज को दर्शाने के लिए हमने क्या किया है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। कि भाई नेचर किसके ऊपर, नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, तो आपने वही घिसी हुई चप्पल पहनी हुई है, पानी वही बिखरा हुआ है धरती पे, और एक तो आप ऐसे दोनों केसेस के अंदर घिसी हुई चप्पल है। देखिए, एक आप तेजी से निकल के जा रहे हो और एक आप धीरे धीरे, जैसे ही पानी आए तो आप कौए की तरह ऐसे करके जा रहे हो, तो किसके अंदर गिरने की टेंडेंसी ज्यादा है, स्लिप करने की टेंडेंसी ज्यादा है? अरे सर वो जो तेजी से मैं वहां पे फास्ट बन करके वहां से निकलने की कोशिश करूंगा तो वहां पे गिरने की टेंडेंसी मेरी ज्यादा है, राइट? तो क्यों? क्योंकि वो जो ऐसे ऐसे पांव रख करके तुम जो निकलते हो ना, तो वो भी फैक्टर किसके अंदर अकाउंट में आ जाता है, म्यू के अंदर अकाउंट में आ जाता है। तो कह सकते हैं कि स्पीड बढ़ने से भी म्यू की वैल्यू थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है, इनफैक्ट कम होती है। तो इसलिए जब ये स्टैटिक होता है तो म्यू की वैल्यू ज्यादा है, और जब ये चल देता है तो म्यू की वैल्यू कम है। कन्वेंशनल तरीके से समझना चाहोगे तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जब चीज रुकी होती है तो उनकी जो कोल्ड वेल्डिंग और इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होती है, और एक बार चीज चल देती है उनकी कोल्ड वेल्डिंग टूट जाती है, उसके बाद सीधा वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रब कर करके चल रहा होता है, राइट? तो वो जो इनिशियल एफर्ट है वो हमें ज्यादा मारना पड़ता है चीज को चलाने के लिए। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा है। तो जितने भी रीजन एग्जिस्ट कर दिए मैंने आपको सब यहां पे बता दिए ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। अब बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? क्वेश्चन सुनिए, हमने प्लॉट करना है फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे प्लॉट करना है ध्यान से देखिए। आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनिए, आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज द ब्लॉक, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ओके? दिस इज अप्लाइड फोर्स, आपने अप्लाइड फोर्स लगाई। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम डिपेंडेंट, ओके? दिस इज टाइम डिपेंडेंट अप्लाइड फोर्स, दिस इज टाइम डिपेंडेंट अप्लाइड फोर्स। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है? म्यू एस की वैल्यू नो डाउट सरफेस रफ है, और म्यू एस की वैल्यू देखिए 0.4 दी हुई है, म्यू के की वैल्यू 0.3, जैसे कि मैंने बताया था कि म्यू के इज गोइंग टू बी लेस देन म्यू एस, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है? अब यार देखिए, अब हम ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ये हमारा ब्लॉक है, दिस इज 2 kg ब्लॉक। वेट लगेगा बिल्कुल जी, किस तरह लगेगा? नीचे की तरफ। कितना लगेगा? 20 न्यूटन। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो बच्चा पार्टी पुरानी वीडियोस को रेफर जरूर कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स, इसको मैं कह देता हूं एन डैश। तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू यहां पे कितनी है? 20 न्यूटन। अब यार अप्लाइड फोर्स है आगे की तरफ। अब जिस तरफ फोर्स होती है उस तरफ क्या होने की कोशिश होती है? मोशन। उस तरफ होगा मोशन। अब नीचे ग्राउंड, मोशन होने की टेंडेंसी आगे की तरफ, ठीक है? तो फ्रिक्शन किस तरह लगनी चाहिए? अरे फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यस, कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। तो देखिए इस सरफेस पे फ्रिक्शन क्या लगेगी? पीछे की तरफ, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरह लगेगी? पीछे की तरफ, बिकॉज इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। और न्यूटन को नहीं भूलना है। कौन से लॉ को? स्पेशली थर्ड लॉ को। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, acting on to different surfaces will act simultaneously, and yes उनकी नेचर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको ये सभी पॉइंट्स याद हैं। तो यहां पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स किस तरह लग जाएगी? आगे की तरफ। यस, ठीक है? ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन फोर्स लगी पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाई? ये लगाई ग्राउंड ने। किसके ऊपर? ऑन ब्लॉक, राइट? और ये वाली फ्रिक्शन किसने लगाई? ये लगाई ब्लॉक ने। किसके ऊपर? ऑन ग्राउंड, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे देख ली और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू हमने यहां पे देख ली। अब मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की फ्रिक्शन है, एक तो काइनेटिक और एक स्टैटिक। स्टैटिक की भी एक लिमिटिंग वैल्यू। काइनेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू के इंटू एन कांटेक्ट फोर्स। और लिमिटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? म्यू एस इंटू एन। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के? म्यू के की वैल्यू 0.3, कांटेक्ट की वैल्यू 20, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 न्यूटन। एफएल क्या होगा? एफएल यानी कि यहां पे 0.4 इंटू 20, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। अब यार सोचो, मान लीजिए मैं यहां पे बात करता हूं, लेट्स सपोज दैट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो चुके हैं। ये हमारा ब्लॉक था 2 kg का।
अब यहां पे मैंने यहां पे फोर्स लगी 2 इंटू 2, कितनी लगी 4 न्यूटन की। अब बताइए कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन नो डाउट पीछे की तरफ लग रही है, 6 और 8 में से कौन सी फोर्स यहां पे लगेगी? तो अक्सर मैंने बच्चों से सुना है कहते हो कि यहां पे लगेगी 8 न्यूटन। उनको रीजन नहीं पता होता, क्यूट बच्चे होते हैं। चलिए 8 न्यूटन की फोर्स यहां पे लगा के देखते हैं। तो 4 न्यूटन लगा आगे, 8 लगा पीछे, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है यहां पे? नेट फोर्स पीछे की तरफ रहेगी कितनी? 4 न्यूटन। अब इस 4 न्यूटन के कारण ये ब्लॉक इस तरफ चला जाएगा पीछे की तरफ, कितनी एक्सेलेरेशन से? तो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यार कभी तुमने ऐसे देखा है कि अप्लाइड फोर्स, यानी कि तुमने फोर्स लगाई हो दाईं तरफ और डिब्बा भाग गया हो बाईं तरफ, अनटिल अनलेस तुम्हारे घर में भूत नहीं है, ठीक है? और उम्मीद करूंगा भूत नहीं है, ठीक है? चलिए, अरे सर 6 लगा लो, 8 क्यों? 6 लगा के, चलो 6 लगा के देखते हैं। ये हमारा डिब्बा 2 kg का, राइट साइड अगेन मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात ही कर रहा हूं। यहां पे लगा 4 न्यूटन, ठीक है? और यहां पे पीछे की तरफ देखिए लग रहा है कितना, यहां पे 6 न्यूटन। अरे यहां पे आया 2 kg, तो पीछे की तरफ देखिए कितना बच गया? 2 न्यूटन। तो यहां पे 2/2 कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ इज इट पॉसिबल कि तुमने फिर से अप्लाइड फोर्स लगाई टूवर्ड्स राइट, तो ये भाग गया पीछे की तरफ, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या गड़बड़ है। आपने देखा होगा रियल लाइफ के अंदर, जब आप किसी चीज को ऐसे पुश करके चलाने की कोशिश करते हैं वो नहीं चलती, और स्पेशली अगर चीज हैवी होती है। मान लीजिए तुम्हारी मम्मी ने बोला कि यार ये तुम्हारे घर में अलमीरा है, इसको मूव करवा दो। तुम फोर्स लगा रहे हो, नहीं चला। तुमने अपनी सिस्टर को बुला लिया, तुम दोनों फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रहा है। तुमने अपने पापा को बुला लिया, तुम तीनों फोर्स लगा रहे हो, नहीं चल रहा है। मम्मी ने बेलन उठा लिया, फिर वो चल दिया। क्योंकि तुमने फोर्सेस बढ़ा दी। तुम फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हो, है ना? वो अलमीरा रेजिस्ट कर रही है, मैं नहीं चल रही, पर एक टाइम आएगा जब वो चल देती है। पर एक बार जब वो चल देती है फिर थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहता है। क्यों? देखिए, मान लीजिए जब टाइम है आपका लेट्स सपोज 1 सेकेंड, ठीक है? इस टाइम पे आपका 2 kg का ब्लॉक, आपने इस पे लगाया 2 न्यूटन, क्योंकि 2t फोर्स लग रही है ना। जब आपका टाइम 1 सेकेंड, तो 2t फोर्स लगाई, तो सरफेस भी इस पे कितनी लगा देगा? 2 न्यूटन लगा देगा। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड, ठीक है, आपने सरफेस पे यहां पे फोर्स लगाई कितनी? 4 न्यूटन, राइट? 2 2 जा 4, 4 न्यूटन। तो सरफेस ने भी इस पे कितनी लगाई? 4 न्यूटन। फिर मान लीजिए टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, ठीक है? अब ये 2 kg का ब्लॉक, यहां पे फोर्स बन गई 6 न्यूटन। सरफेस ने भी कितनी लगा दी? 6 न्यूटन, ठीक है? यहां पे भी एक्सेलेरेशन 0, यहां पे भी एक्सेलेरेशन 0, क्योंकि नेट फोर्स आ रही है 0। अभी तक ये ब्लॉक नहीं चला। मान लीजिए बचा बाटी टाइम हो गया 4 सेकेंड, ठीक है? टाइम हो गया 4 सेकेंड, यहां पे 2 kg, यहां पे आपने फोर्स लगाई कितनी? 8 न्यूटन। सरफेस ने भी लगा दी 8 न्यूटन, ठीक है? फिर आपने यहां पे फोर्स लगाई कितनी? मान लीजिए यहां पे टाइम हो गया 5 सेकेंड, ओके? टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड हुआ तो ये 2 kg, आगे इधर फोर्स कितनी आई? 10 न्यूटन। तो अभी फोर्स कितनी आएगी? 6 न्यूटन। अरे ऐसा क्यों? अभी तक तो वो बढ़ रहा था। अभी चले टाइम हो गया कितना यहाँ पे? 6 सेकेंड। अभी भी यहाँ पे आपने लगाया 2 kg, कितनी फोर्स होगी? 12 न्यूटन। पर अभी भी यहाँ पे कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। टाइम हो गया मान लीजिए 7 सेकेंड। अरे बस करो सर, चलिए ये लास्ट केस। यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे फोर्स कितनी लगी? 14 न्यूटन, और अभी भी फ्रिक्शन कितनी है? 6 न्यूटन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे फोकस कीजिए। ये केस है लिमिटिंग केस। भाई सबसे पहले ना तुमने जो सरफेस कांटेक्ट में होता है ना, उसकी तसल्ली करवा दो, उसकी बस करवा दो। अब उसके पास मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी थी? 8 न्यूटन। कि भाई अगर तुम मेरे ऊपर से चीज चलाना चाहते हो तो एटलीस्ट तुम्हें 8 न्यूटन तक तो आना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर तुम 8.1 भी लगाते हो तो ही मैं चीज को जाने दूंगा, नहीं तो मैं चीज को नहीं जाने दूंगा। आप रियलाइज कीजिए, देखिए जब आपने फोर्स 2 न्यूटन लगाई थी, उसने भी कितनी कर दी? 2 न्यूटन, यानी कि नहीं छोड़ रहा है। आपने 4 न्यूटन लगाई, उसने भी 4 न्यूटन कर दी। आपने 6 न्यूटन लगाई, उसने भी 6 न्यूटन कर दी। और यहां पे देखिए एक्सेलेरेशन सभी केस के अंदर क्या है? 0। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस टाइम पे ये जो फ्रिक्शन लग रही है वो कौन सी लग रही है? दैट इज स्टैटिक, राइट? स्टैटिक लग रही है। और एक थोड़ा सा आप
और इमेजिन करो, क्या यार ये खुद को सेल्फ एडजस्ट कर रही है? हाँ जी, ये खुद को क्या कर रही है, ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करते ही चले जा रही है। कहां तक किया, देखिए कहां तक किया उसने, एक लिमिटिंग वैल्यू को तक किया, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि भैया ये तो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब यार इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चल देगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट चलेगा तो कौन आ जाएगा, तो वहां पे बच्चा पार्टी कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं एडजस्ट करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए हमेशा 6 न्यूटन, देखिए हमेशा 6 न्यूटन, हमेशा 6 न्यूटन। अब यार आगे लग रहा है 10, पीछे लग रहा है 6, तो नेट फोर्स कितनी, 4 न्यूटन। मास से डिवाइड करिए 2 से, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट केस के अंदर देखिए ये 12 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, तो 12 माइनस 6 बाय 2 कितना आ गया, अगेन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, अब आगे लग रहा है 14, पीछे लग रहा है 6, तो 14 माइनस 6 बाय 2 कितना आया, 8 बाय 2, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी ये एक बार ब्लॉक चल देगा उसके बाद फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक। तो दिमाग में कैसे बिठाना है कि तुम फोर्स लगानी शुरू करोगे, क्वेश्चन स्टार्ट होता ही, कोई भी क्वेश्चन दिया फ्रिक्शन के ऊपर, सबसे पहले तुम काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग वैल्यू लगा लोगे। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम है, ध्यान से, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से कम है, फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक इन नेचर, और वो सेल्फ एडजस्टिंग होगी, तो जितनी फोर्स अप्लाइड है उतनी फोर्स स्टैटिक हो जाएगी। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, ऑब्जेक्ट चलेगा और फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक इन नेचर। तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, अक्सर मैंने इस चीज के अंदर स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा करके आपको समझाया। जैसे कि आप टेबल के अंदर देख सकते हो, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन हुई, ठीक है, फ्रिक्शन यहां पे 2 न्यूटन हो गई, वो स्टैटिक थी, और एक्सेलरेशन 0। अच्छा, अगर टाइम 0 सेकेंड है और अप्लाइड फोर्स 0 है, तो प्लीज ऐसा मत कहना कि जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड वो 0, भाई फ्रिक्शन हो गई नहीं, क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, राइट। तो नेचर कहां से एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब टाइम 2 सेकेंड हो गया, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन होगी, क्योंकि 2t का रिलेशन चल रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो सेल्फ एडजस्ट करते हुए देखिए फ्रिक्शन भी कितनी होगी, 4 न्यूटन, कौन सी नेचर है, स्टैटिक, और एक्सेलरेशन कितनी है, 0। टाइम 3 सेकंड हुआ, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन हुई, तो फ्रिक्शन भी क्या होगी, 6 न्यूटन, क्या नेचर है, स्टैटिक, और एक्सेलरेशन भी 0। टाइम हुआ 4 सेकंड, अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स भी 8 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल इतनी ही थी, और देखिए स्टैटिक और एक्सेलरेशन 0। तो यहां से लेकर के यहां तक इसने क्या किया, सेल्फ एडजस्ट किया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए इसने क्या किया, सेल्फ एडजस्ट किया। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये क्या है, उसकी लिमिटिंग, कि भाई बस इसके ज्यादा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके ऊपर जो फोर्स थी, अप्लाइड फोर्स थी, 10 न्यूटन हो गई, वो देखिए लिमिटिंग से ज्यादा है, लिमिटिंग कितनी थी, 8 थी, तो ऑब्जेक्ट चल देगा और फ्रिक्शन किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक के अंदर, तो काइनेटिक इन नेचर, और एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 2। सिमिलरली जब टाइम 6 सेकंड हुआ, अप्लाइड फोर्स कितनी हुई, 12 न्यूटन, again greater than 8 न्यूटन, so definitely object will move। फ्रिक्शन कौन सी, काइनेटिक, कितनी थी, 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। मेन पर्पस था हमारा ग्राफ प्लॉट करना। नो डाउट जो ग्राफ हमने प्लॉट करना था दैट इज फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस टाइम। तो अप्लाइड फोर्स 2t है ना, F इज इक्वल टू 2t, राइट। तो आप यहां पे अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो या फिर आप टाइम भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखिए जब टाइम हुआ था 1 सेकेंड, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स हुई थी 2 न्यूटन, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन हो गई थी। जब अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन हो गई थी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बच्चा पार्टी कितनी हो गई थी, 4 न्यूटन हो गई थी। जब उसके बाद अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन हुई, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी कितनी हो गई, 6 न्यूटन हो गई। और जब अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 8 न्यूटन हुई, तो फ्रिक्शन भी कितनी हो गई थी, 8 न्यूटन हो गई थी, ठीक है। तो ग्राफ आप देखिए कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, तो देखिए रिलेशन देखिए, स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक क्या आया, स्ट्रेट लाइन आई। अब उसके बाद ये आगे की वाली लाइन नहीं होगी, सिर्फ यहां तक। फिर जैसे थोड़ी सी भी फ्रिक्शन बढ़ी, लेट्स सपोज कितनी होगी यहाँ पे 10 न्यूटन, फिर 12 न्यूटन, एंड इट कीप्स ऑन 14 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन आई बच्चों वो कौन सी आई, वो आई काइनेटिक, और उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो गई थी, उसकी वैल्यू 6 न्यूटन हो गई थी। तो यहां से यहां तक यानी कि 0 to 8 कौन सी है, स्टैटिक, ठीक है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद कौन सी है, काइनेटिक फ्रिक्शन, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद कौन सी है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली फ्रिक्शन की, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके,
दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, कभी कभार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पहले भी तो 6 अचीव कर गया है तो वहां नहीं चलेगा। नहीं बेटा, पहले आपने उसकी बस करवानी है, लिमिट तक पहुंचना है कि भाई बस, वो जब तक फ्लोर तुम्हारे हाथ ना जोड़ दे कि यार बस भाई ले जाओ, तब तक तुमने उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसको कंसोलिडेट करने हैं कुछ पॉइंट्स। देखो यार, समझ लिया, समझ आ भी गया, अब दिमाग में रखना है क्योंकि उसको आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि जी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, बिल्कुल हमने प्रूव कर लिया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली। तो कभी भी आप ये मत बोलना कि 3 प्रकार की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। ठीक है, तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि मेरे 3 नाम, राम, श्याम एंड इंसान। ठीक है, तो ऐसे नहीं। ठीक है, वो इंसान का मतलब डेफिनेटली राम ही होगा, बंदर का नाम नहीं रखोगे तुम। ठीक है, तो नो डाउट आजकल चल रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। अब देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट चलेगा ही चलेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की नेचर क्या हो जाएगी, काइनेटिक। राइट, तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो देखनी मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेडली मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर बनाने वाला हूं, और उसके अंदर काफी रियल लाइफ के फिनोमिनास भी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद एक और वीडियो के अंदर फ्रिक्शन में बहुत डेडिकेटेडली कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती हैं, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं वो फ्रिक्शन के अंदर बहुत स्ट्रगल करते हैं और मुझे बड़ा पेन होता है। तो इसलिए मैं तुम्हारा ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग ले जाने वाला हूं। तो तब तक के लिए बच्चों मैं चलता हूं, अगली वीडियो हमारी कब आएगी, सैटरडे को आएगी, तो देखना मत भूलेगा, और प्लीज जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे कंटेंट डेवलप करता रहूं तो बच्चों मेरी गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।